चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग को बिहार पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पॉलिटी का जो वीडियो है उसको अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। ये जितना भी वीडियो बनाया जा रहा है ये बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी की जो एग्जाम है 8 मई को होने वाला है, उसके लिए स्पेशल बच्चों ने मेरे पास ये कॉन्टैक्ट किया, कॉल किया, उसके बाद ये सारी वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार का, अगर सबसे पहले समझिए कि बिहार जो है बीपीएससी में बिहार से 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। याद रखिए 20 से 25 क्वेश्चन जो होता है बिहार का रहता है, उसके साथ बिहार का करंट भी क्वेश्चन रहता है, 5 से 10 क्वेश्चन रहता है, यानी मान के चलिए 30 प्लस क्वेश्चन जो आएगा बिहार से आएगा। ठीक है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये बीपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें बिहार से क्वेश्चन जरूर ही रहता है। ठीक है, जैसे दुर्गा मेंस का एग्जाम होने वाला है, उस सब का या बिहार एसएससी सीजीएल जो है वो भी होने वाला है, उसके लिए भी। तो ये आज हम लोग को रिवीजन क्लास के तौर पर पढ़ाना है, क्योंकि इससे पहले मैंने बिहार का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे जाइएगा। प्रत्येक आपको लगभग 8-10 वीडियो होगा, जिसमें प्रत्येक वीडियो जो 10 मिनट 15 मिनट का होगा, जिसमें पूरे बढ़िया से डिटेल में समझाया गया। आज रिवीजन के तौर पर समझाना है, और फिर बाद में जब ये बीपीएससी एग्जाम खत्म हो जा रहा है उसके बाद ये एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल बैच चलाया जाएगा। उसमें एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, उसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पूरे सब्जेक्ट को एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। उसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी डाला जाएगा, क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, उसमें सब कुछ चलेगा। आज हम लोग को सिर्फ ये बीपीएससी के ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार को समझिए। बिहार में समझने से पहले सबसे पहले क्या है, बिहार का मैप को जानना जरूरी होता है। तो बिहार का मैप को सबसे पहले समझिए कि बिहार का मैप होता क्यों, क्योंकि बिहार का अगर मैप आपके दिमाग में अगर फिट होगा तो इतना समझ लीजिए कि बिहार का ऑलमोस्ट आप 80 से 90% क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसके बिहार का मैप में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, अगर मैप आपको ध्यान से याद है या आपको पता है बिहार का मैप कैसे है, तो समझ जाइए कि आपको लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो है बिहार का आप आसानी से बना सकते हैं। बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी निकली हुई है, तो याद रखिए गंगा नदी, जो बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिहार के उत्तर में नेपाल, नीचे आ जाएगा साउथ में झारखंड, इधर पश्चिम साइड में चल जाएगा यूपी, और पूरब में चल जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये गंगा की कितनी लंबाई है, 445 किलोमीटर है। ठीक है, पूरे बिहार में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या देखना है कि सबसे पहले ये कभी कभी पूछ देता है कि बिहार से जो कौन कौन से जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि बिहार के वो कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चूँकि ये नेपाल है, नेपाल हमारा विदेश हो गया, तो ये जितने भी यहाँ के जो जिले हैं बिहार में, वो जाहिर सी बात है कि नेपाल से सीमा सटा हुआ, यानी इसकी सीमा साझा कर रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। तो कितने ऐसे जिले हैं, तो यहाँ पे हैं 7 जिला। कौन कौन से जिला, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये जो है 7 जिला जो है ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद कभी क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ यूपी से कितने जिले बनाते हैं। यूपी से यहाँ ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया हमारा झारखंड। ठीक है, तो यूपी से कभी पूछ देता है, तो याद रखिए कि यूपी से पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आ जाएगा आपका सिवान, गोपालगंज, सिवान, उसके बाद से छपरा यानी कि ये सारण जिला, उसके बाद यहाँ आ जाएगा बक्सर, उसके बाद कैमूर और रोहतास भी थोड़ा सा याद रखिए कि रोहतास जो है यहाँ आपको ऐसे मैप देखेंगे ये कैमूर का था, कैमूर यहाँ तक आता है, उसके बाद रोहतास ऐसे आ जाता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि रोहतास, ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से ऐसे जिला हैं जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा कर रही है। तो याद रखिएगा रोहतास जो है थोड़ा सा जो भाग है वो उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद और बाकी जो भाग है वो झारखंड से सीमा साझा कर रही है। इसको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये सब जिले हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखेंगे झारखंड से कौन कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आपको रोहतास आ जाएगा, वहाँ कैमूर नहीं काउंट होगा, क्योंकि कैमूर ये झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। रोहतास हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे औरंगाबाद के बाद आ जाएगा औरंगजेब के बाद औरंगाबाद के बाद गया के बाद नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये सारी जिले आ जाएगा। ठीक है, भागलपुर यहाँ पे आ जाएगा। गंगा कभी कभी पूछ देता है कि गंगा ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और भागलपुर से होकर निकल जाती है, निकल कर ये पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल के खाड़ी, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है ये गंगा हमारी। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को एकदम दिमाग में रखना एकदम जरूरी है, तभी जाकर बिहार का जो होगा पूरा कंप्लीट आपको तैयारी हो पाएगी। तो ये सब जिला सीमा से सटे हुए जिला ये आपको याद हो गया। यहाँ से देखेंगे तो किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थिति, यानी कि बिहार की स्थिति मैप में देखेंगे, यानी कि भारत के मैप में देखेंगे तो बिहार है कहाँ। तो सबसे पहले ये भारत जो है हमारा, अगर भारत देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये देखेंगे तो ऐसे हमारा भारत आ जाएगा। ठीक है,
जहाँ पे जो है हमारा जो ये है, ये क्षेत्र जो है यही है हम लोग का बिहार, ठीक है, यही है बिहार। तो देख सकते हैं ये किस साइड में है, तो ये ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व है। कहाँ है जो बिहार है, बिहार भारत में कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व साइड में ये बिहार जो है, बिहार की स्थिति है, ठीक है। कहाँ है, तो उत्तर पूर्व साइड में बिहार की स्थिति है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे, उसके बाद देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है, ये आपको पता रहनी चाहिए पहले से कि अक्षांशीय विस्तार जो होती है ये ग्लोब पर देखा जाए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो इस तरह से रेखा खींची हुई है, जो यानी कि पूरब से पश्चिम में जो रेखा खींची हुई है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, और ऐसे सीधी रेखा जो है नॉर्थ और ये साउथ वाली यानी उत्तर पूर्व वाली उसको देशांतरीय रेखा बोलते हैं। तो अक्षांशीय रेखा मतलब कि जो ग्लोब पर रेखा खींची हुई है, तो कौन सी रेखा यहाँ पे आकर टच करती है और कौन सी रेखा यहाँ पे जाके लास्ट होती है बिहार में। तो याद रखिएगा अक्षांशीय रेखा बोलेगा तो याद रखिएगा 24, 20, 10, याद रखिए ऐसे 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15 कितना हो जाएगा, 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15 याद रखिएगा। देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो याद रखिएगा 83, 19, 50, 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, 40, बस इससे याद रखिएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसको याद रखिएगा 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15 तक। उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, 40 तक होता है। कितना हो जाएगा, 88, 17, 40 तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लंबाई देखेंगे, बिहार की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा ये बिहार की लंबाई हो जाती है और ऐसे बिहार की चौड़ाई हो जाती है। तो बिहार की लंबाई यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कितनी हो जाएगी, 3, 4, 5 याद रखिएगा, सॉरी ये बिहार की ये चौड़ाई हो गई, ये हो जाएगा इस साइड से पूरब से पश्चिम हो जाएगा 483 हो जाएगा। आप सर्च भी कीजिएगा, ये पश्चिमी चंपारण से लेकर यहाँ कौन से जिला है, किशनगंज, तो सर्च कीजिए, लगभग 480 से ज़्यादा ये किलोमीटर दिखाएगा आपको मैप में, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाता है, ये चौड़ाई हो जाता है और ऐसे हो जाती है बिहार की लंबाई, ठीक है। तो चौड़ाई इसकी कितनी है, तो 483 याद रखिएगा, 483 किलोमीटर है, ठीक है। और लंबाई देखेंगे, इस तरह से आएंगे, लंबाई देखेंगे बिहार की, ये लंबाई देखेंगे तो लंबाई याद रखिएगा कितना है, तो 3, 4, 5, 345, 3, 4, 5 याद रखिएगा, 3, 4, 5, 345 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितने हैं, 483 याद रखिएगा, यानी कि पूरब से पश्चिम सीधा सीधा याद रखिए, पूरब से पश्चिम में 483 और उत्तर से दक्षिण है 345, बस इतना याद रखिए। क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल इसका पूरा, 94,163 वर्ग किलोमीटर में पूरा बिहार फैला हुआ है। परसेंटेज के हिसाब देखेंगे तो 2.86% है पूरे भारत का, यानी पूरे भारत का कितना परसेंट बिहार अकेले छेक के रखा हुआ है, तो 2.86 यानी लगभग 3% जो है बिहार अकेले छेक छाक के रखा हुआ है जगह। बड़ा जिला कौन से, तो याद रखिए कि यहाँ पे है पश्चिम चंपारण जिला, वेस्ट चंपारण यहीं पे, तो यही सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला देखेंगे तो ये आ जाएगा पूर्वी चंपारण, ये सीतामढ़ी, वहीं पे एक बसा हुआ जिला है शिवहर, नाम है क्या, शिवहर जिला, सबसे छोटा जिला शिवहर, यानी कि बड़ा और छोटा एक ही पास में है। उसके बाद देखेंगे बड़ा जिला क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण। उसके बाद छोटा जिला शिवहर। उसके बाद जनसंख्या में देखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे है, जो गंगा किनारे बसा हुआ जो जिला है उसको बोलते हैं पटना, ठीक है, पटना जिला। और पटना से ही एक सटा हुआ जिला है, उसका नाम है शेखपुरा, क्या नाम है, शेखपुरा, ठीक है। तो ये जनसंख्या में देखेंगे तो दोनों एक ही जगह पर है, अधिक जनसंख्या पटना में और कम जनसंख्या शेखपुरा में, ठीक है, शेखपुरा में, ठीक है। उसके बाद नया जिला कौन सा बना, तो नया जिला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जहानाबाद है, उसी से कट के एक जिला बना हुआ है अरवल। कौन सा जिला है, अरवल। कौन सा जिला नया बना हुआ है, तो अरवल जिला जो है नया जिला, कितना नंबर वाला जिला है, तो 38 नंबर। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, तो लास्ट में जो सबसे लेटेस्ट जिला बना वो कौन सा बना, अरवल जिला, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ने आज ध्यान से देखा, ठीक है। अब क्या करना है ना, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज़। उसके बाद ये राजकीय बिहार का जितना भी जो राजकीय पशु पक्षी जितना भी है, जैसे राजकीय पशु क्या है, बैल है, पक्षी गौरैया है, उसके बाद से ये फूल, वो सब चीज़ को मतलब डिटेल में उसको पूरा चीज़ को अभी समझा देंगे। उसको मैप से जो पढ़ना है उसको समझिए। अब मैप में क्या पढ़ना होगा, आपकी नदी पढ़ लीजिए कि नदी, उसको ध्यान में देख लीजिए कि बिहार की जो नदियाँ जो है कहाँ से कहाँ तक गई हुई है, बिहार की नदियाँ किधर किधर तक फैली हुई और बिहार में कितनी नदियाँ, उसको ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है उसको जाके मैं पहले भी बोल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको बिहार की नदियाँ मिल जाएगा, वहाँ जाकर आसानी से आप पढ़ सकते हैं।
बिहार के बीचों बीच में कौन सी नदी निकली है? तो सबसे पहले याद रखिए गंगा नदी निकली है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है बिहार में 445 किलोमीटर। और पूरे इंडिया में गंगा कितनी किलोमीटर दूरी है? तो 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो सबसे पहले एक नदी आती है, उसका नाम है सरयू नदी या घाघरा नदी। क्या नाम है? उसको उत्तर प्रदेश में सरयू बोलते हैं और बिहार में क्या बोलते हैं? उसको घाघरा नदी बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा जिला है? तो यहाँ ये सारण या छपरा जिला है। छपरा जिला से होते हुए कहाँ आकर प्रवेश करती है? कहाँ प्रवेश कर रही है? ये गंगा में आकर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नदी है इसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी नाम है। जो क्या करता है, यह पश्चिमी चंपारण से होते हुए जहाँ पर ये आपका अभी बताएं जो गोपालगंज है, और गोपालगंज और ये पूर्वी चंपारण से सीमा करते हुए, सीमा साझा करते हुए आकर कहाँ आकर मिलती है? ये आके यहाँ पे जो पहलेजा घाट जो है पटना का पहलेजा घाट, वो पहलेजा घाट पटना जाते होंगे तो पहलेजा घाट स्टेशन में मिलता होगा, वहीं पे आकर ये गंगा से मिल जाती है। कहाँ आकर गंगा से मिलती है? पहलेजा घाट में आकर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे एक और है बूढ़ी गंडक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गंडक, ये हो जाएगा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी लिख देते हैं। ये हो जाएगा घाघरा या एक और नाम इसका है सरयू, ठीक है। ये घाघरा नदी हो जाएगा। इसको ध्यान से देखते रहिएगा। मैप में बताने का मेन रीजन क्या है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि कौन सी नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश से आकर बिहार में आके मिलती है गंगा में, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गंडक आ रहा है, घाघरा आ रहा है, ये गंगा खुद आया हुआ है उत्तर प्रदेश से। इस तरह आपको देखिए मैप में क्या होगा ना कि आपको समझ आ जाएगा, उसको बार बार हटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी नेपाल वगैरह से पूछेगा तो देख रहे हैं बूढ़ी गंडक है, नेपाल से रही है। उसके बाद यहाँ पर है कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कोसी अपना जो है शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मार्ग बहुत ज़्यादा बदलता है। तो कोसी उतना ज़्यादा मार्ग नहीं बदलता है। इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है बागमती। वो बहुत ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है। एक्चुअली में उसको देखिएगा तो ऐसे बागमती है, ऐसे बागमती है, बहुत ज़्यादा रास्ता बदलती है। तो चूंकि सहायक नदी बागमती है और मेन नदी कोसी है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ कमला है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बागमती कभी कभी कोसी से आकर मिल जाती है, कभी कभी बागमती घूम कर क्या मिल जाती है? बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। तो ये अभी मैं बता रहा हूँ कि ये कोसी से मिला हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अगर पता होगा कि ये बागमती बूढ़ी गंडक से मिला हुआ है तो वो भी सही है। कभी कभी ये बूढ़ी गंडक क्या करती है? बूढ़ी गंडक से आकर मिल जाती है बागमती, कभी कभी कोसी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगा? बागमती, याद रखिएगा बागमती, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे तो कमला नदी है, और ये देखेंगे तो कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी हो जाएगी। देखिए कमला से पिछले बार वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था। इन सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से रखेंगे। ये कभी कभी पूछ देता है कि उत्तर बिहार की नदियाँ निम्नों से कौन सी है? ये सारे नदी का नाम याद होना चाहिए, उत्तर बिहार की, दक्षिण बिहार की, ठीक है। कौन कौन सी नदी किधर से आ रही है, इसको सब एकदम ध्यान देना एकदम जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नदी आएगी तो उसका नाम है महानदी, महानंदा, ठीक है। महानंदा जो नदी है वो किशनगंज में प्रवेश करता है, लेकिन बिहार में होते हुए ये बिहार के पूर्णिया कटिहार जिला होते हुए ये बिहार से बाहर निकल जाता है। यानी बिहार में आकर ये गंगा से नहीं प्रवेश करता, बिहार से बाहर निकलकर पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा से मिलता है, याद रखिएगा। किशनगंज में प्रवेश कर रहा है और ये पूर्णिया कटिहार से होते हुए बिहार से बाहर जाकर गंगा में प्रवेश करता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। ये सारी नदी होगी उत्तर बिहार की नदी होगी। इसको क्या नाम है? महानदी, ठीक है, महानंदा नदी है, ठीक है। सबसे पूर्व में नदी पूछ देगा तो महानंदा याद रखिएगा, जो सबसे पूर्व में नदी हो जाएगी। सबसे इधर आपका आ जाएगा, अगर पश्चिम में आ जाएगा तो घाघरा नदी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये हमारी गंगा नदी है। उसके बाद यहीं से एक नदी आती है, उसका नाम है करमनासा, ठीक है। इस नदी का नाम है, क्या नाम है? करमनासा नदी, ठीक है। तो याद रखिए करमनासा। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो ये है सोन नदी। सोन नदी पर बहुत पुरानी परियोजना चल रही है, जो बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है सोन परियोजना। सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना है, जो सबसे पहले सोन पर ही चलाया गया था। तो सोन नदी आती कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ी है। देखो पहाड़ी वाला भी सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी वो टाइम नहीं है कि उसको फिर से पूरा डिटेल पढ़ा जाए, क्योंकि उतना बताया जाएगा तो फिर से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ से आता है? सोन नदी आता है कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से आता है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत जो है, ये मैकाले जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक पहाड़ी, उसी से निकलता है ये। वहीं से 3 नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा नदी, सोन नदी, एक महानदी जो जाती है इधर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, ठीक। तो ये सोन नदी आके मिल जाती है कहाँ में? गंगा में। तो देखिए ऊपर से आ रहा है गंडक, नीचे से जा रहा है सोन नदी, ये तीनों जाके यहाँ एक दूसरे के साथ मिलता है। वही जो क्षेत्र है वही पाटलिपुत्रा क्षेत्र बसा हुआ है, ठीक है। वही क्षेत्र है जो पाटलिपुत्रा है, पटना का पाटलिपुत्रा शहर है। उसके बाद ये हो जाएगा सरयू, ये अभी बताया करमनासा नदी, करमनासा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश से कितनी नदी है जो बिहार की तरफ आ रही है, तो एक गंडक, दूसरी घाघरा, तीसरा गंगा। याद रखिए गंगा आदमी काउंट करना भूल जाता है,
सब ये 1 2 3 कर लेता है, लेकिन गंगा, जबकि गंगा ही मेन नदी आ रही है उत्तर प्रदेश से, इतनी बड़ी नदी आ रही है, तो कौन कितनी नदी हो जाएगी? 4 नदी हो जाएगी, गंडक, घाघरा, गंगा और ये क्रमनाशा। सोन कहाँ से आ रही है? तो सोन आती है मध्य प्रदेश से, अमरकंटक की पहाड़ी से होती आ रही है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो एक ये पुनपुन नदी है, उसके बाद देखेंगे तो फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी के एक और नाम है निरंजना नदी। वहीं पे ये भगवान गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही फाल्गु नदी पर। तो हो जाएगा ये पुनपुन नदी, उसके बाद ये हो जाएगा ये फाल्गु नदी, फाल्गु नदी के बाद आ जाएगा यहाँ पे क्यूल नदी आ जाएगा, छोटी सी नदी है। उसके बाद एक आ जाएगा ये अजय नदी, जो अजय नदी जो है ये बिहार में ही उत्पन्न, मतलब बिहार में ही इसका जन्म होता है और बिहार के ही क्षेत्र में आकर ये ख़त्म होकर बिहार से बाहर जाकर ये ख़त्म हो जाता है, यानी बिहार में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, तो क्यूल हो जाए, पुनपुन, फाल्गु और क्यूल नदी है, उसके बाद अजय नदी है। ये सब कहाँ की नदी है? कहाँ की? दक्षिण बिहार की नदी है। इसको पठारी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ये जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है। ये बिहार के भौतिक विवरण जो अभी समझा रहे हैं उसको समझा देंगे। ठीक है, इस नदियों का आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी पूछ देता है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? तो ये गंगा नदी, चूँकि देख रहे हैं कि बिहार के पूरे बीचों बराबर भागों से घूम रही है, इसीलिए बिहार की सबसे लंबी हो जाएगी गंगा नदी। और दूसरी पूछ देगी कि दूसरी जो है कौन सी लंबी नदी है जो बिहार की सेकेंड लंबी नदी है? तो याद रखिए कि बागमती जो है सेकेंड जो लंबी नदी हो जाएगी बिहार की, याद रखिए। ठीक है, तो इस नदी वगैरह को हम देख लिए, नदी को देख लिए। नहर जो है, नहर याद रखिएगा 4 नहर है, ये गंडक पर ही बना है, जिसका नाम है ये त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर, और ये एक और नहर है राजपुर नहर आ जाएगा, जो ये आ जाएगा कोसी पर आ जाएगा। ठीक है, 4 नहर है, ये चार नहर आपको याद रखना है। तिरहुत, त्रिवेणी और सारण, ये जो नहर है ये गंडक पर है। ठीक है, उसके बाद आएंगे मिट्टी देखना है। क्या देखना है? मिट्टी देखना है। त्रिवेणी नहर जो है ये क्वेश्चन वगैरह बहुत बार पूछा हुआ है, तिरहुत नहर हो गया या त्रिवेणी नहर हो गया, ये एग्जाम में वगैरह आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मिट्टी देखना है, उसके बाद भौतिक विभाजन देख लेंगे। मिट्टी आप समझते हैं कि बिहार में जो है मिट्टी कैसी पाई जाती है, इस नदी को आपको डिटेल में समझना है। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को पीछे खींचिएगा और फिर से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, उसको बार बार अभी बताना संभव नहीं है। अगर ज़्यादा समझना है अच्छे से, या जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे होंगे जिनको बीपीएससी एग्जाम नहीं देना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे बिहार का पूरा टोटल वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत अच्छे से एकदम स्लो समझाया गया है, पूरे डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे क्या देखना है हम लोग को? मिट्टी देखना बिहार की, मेनली बिहार की। याद रखिएगा बिहार जो है, बिहार में मिट्टी कौन कौन से पाई जाती है? तो याद रखिएगा बिहार की जो मिट्टी है ये हो गया हमारा बिहार के बीचों बीच में से गंगा नदी निकला हुआ है। ठीक है, क्या निकला हुआ है? गंगा नदी, गंगा नदी हो गया। उसके बाद देखेंगे तो ये बिहार में सबसे पहले याद रखिए कि जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी 4-5 प्रकार की पाई जाती है। एक होता है पर्वतपादीय मिट्टी, क्योंकि बिहार के इस क्षेत्र में होता है पर्वत होता है, पहाड़ होता है, याद रखिएगा। ये इस क्षेत्र में क्या होता है? पहाड़ होता है, पर्वत होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में पाया जाने वाली, ये क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। इस क्षेत्र में पाया जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी? पर्वतपादीय मिट्टी। उसके बाद यहाँ अभी जस्ट बताएं कि बहुत सारी नदी जो ये गंगा से, ये हिमालय से आ रही थी। ठीक है, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आ रही थी, इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होता है ना, पानी हमेशा लगा रहता है। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं, हमारे बिहारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र, यानी पानी लगा रहता है। ये जो क्षेत्र होता है दलदली होता है, यहाँ पे जूट वगैरह की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी जो ये दलदली होती है, तो इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? तराई मिट्टी। ये तो हो गया पर्वतपादीय मिट्टी, पर्वतपादीय मिट्टी, पर्वतपादीय याद रखिएगा, इसको बोलते हैं तराई मिट्टी। ठीक है, क्योंकि तराई क्षेत्र है तो क्या बोलेंगे? तराई मिट्टी। उसके बाद आएंगे तो ये पूरे बिहार में बाकी सब जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये ऑलमोस्ट पूरे बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। अब जलोढ़ होता है ना 2 प्रकार का होता है, एक को जलोढ़ बोलते हैं नवीन, एक को बोलते हैं ना पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब नवीन को क्या बोलते हैं? एक और नाम है खादर, और पुरानी के क्या नाम है? बांगर, याद रखिएगा, बांगर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है, जाहिर सी बात है कि जहाँ नदियाँ वगैरह ज़्यादा है वहीं पे क्या होगी? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। यानी उत्तर बिहार में जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, और दक्षिण बिहार में ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर ज़्यादा पाया जाता है। ये पटना वगैरह क्षेत्र में जो है ना, पटना, लखीसराय, या शेखपुरा, ये सब क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उस जलोढ़ मिट्टी का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है? करैल कवाल। क्या नाम है? करैल कवाल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? करैल कवाल। यानी पटना की जो जलोढ़ मिट्टी है, पूछ देगा कि पटना, लखीसराय या आपको ये शेखपुरा वगैरह, जहानाबाद, अरवल क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम निम्न में से क्या है? वहाँ ऑप्शन में दिया होगा करैल कवाल, इसको मारना है। यानी कि ये जलोढ़ या बांगर मिट्टी नहीं मार देना। ठीक है, ये भी होगा ऑप्शन में, लेकिन मारना क्या है? करैल कवाल। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तब जाकर होगा ये बांगर मिट्टी, लेकिन ये 100% रहता है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो क्वेश्चन भर में करता है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाएगा क्या के लिए?
उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। यहाँ बताएं कि यहाँ पे ये कैमूर हो जाएगा, ये रोहतास होगा, ये सब पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है ना, ये बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल और बलुई मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी हो जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये पठारी। यहाँ पे भी देखेंगे तो गया वगैरह में, जमुई में, यहाँ भी पठार पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। यहाँ पे बलुई मिट्टी होती है, ठीक है, और यहाँ पे काली मिट्टी होती है। बाकी जो जितनी भी, और एक और यहाँ पे देख लेंगे मिट्टी, ये जो है ये क्या बना रहे हैं आपको, तो गंगा के किनारे, ये दक्षिण साइड में, साउथ में आपको बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे बराबर पानी लगी रहती है, ठीक है, उस क्षेत्र के मिट्टी को क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को बोलते हैं टाल क्षेत्र। सबसे पहले याद रखिए, उस क्षेत्र को बोलते हैं टाल क्षेत्र, और वहाँ की मिट्टी को बोलते हैं टाल मिट्टी। क्या बोलते हैं? टाल मिट्टी। ये काफ़ी उपजाऊ होता है, ये भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। यहाँ सब्जी वगैरह का फसल ज़्यादा उगाया जाता है। देखिए, ये सब चीज़ का फसल ज़्यादा उगाया जाता है। तो नदी समझ गए, मिट्टी समझ गए। अब हम लोग को समझना है बिहार का भौतिक विभाजन, यानी बिहार का विभाजन, यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में क्या है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, किधर क्या है, इस सब चीज़ को, बाकी चीज़ को मैंने इसीलिए भौतिक विभाजन इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी नदी वगैरह मिट्टी बता दिया तो अभी भौतिक विभाजन में समझाने में थोड़ा आसानी होगा, आप अच्छे से समझ पाइएगा, तुरंत ही समझ जाइएगा इसको, ठीक है। इसीलिए पहले उस सब चीज़ों को पहले बता दिया, ठीक है। उसके बताएंगे, ये हो गया हमारा प्यारा सा बिहार, ठीक है। भौतिक विभाजन में देखना है, यानी कि किस क्षेत्र में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है बिहार के। यहाँ देखेंगे तो बिहार के उत्तर में देखेंगे तो उत्तर साइड में है पहाड़ी। पहाड़ी क्या 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 नाम है? तो 3 तरह की पहाड़ी पाई जाती है। एक पहाड़ी का नाम है सोमेश्वर, एक का नाम है रामनगर दून और एक का नाम है दून घाटी। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो 874 मीटर है, 874 मीटर ऊंची है। पूछ देता है कभी कभी कि जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो कितनी ऊंची है, तो 874 मीटर ऊंची है, याद रखिएगा। और क्या है, ये सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, रामनगर दून और दून घाटी 3 पहाड़ी है यहाँ जगह। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को बोलते हैं टर्सरी युग की पहाड़ी, याद रखिएगा। किस युग की पहाड़ी है? तो टर्सरी युग की पहाड़ी है ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ है? तो बिहार के उत्तर साइड में है। और ये शिवालिक का भाग है। शिवालिक क्या है? हिमालय की जो सबसे नीचे वाली जो पहाड़ी है उसको शिवालिक पहाड़ी कहते हैं। ये हिमालय वाला भी चीज़ को पढ़ा चुके हैं, इन सब चीज़ों को अभी पूरे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आइए। उसके बाद आएंगे, बीच में से गंगा नदी निकली हुई है, बाकी सारी नदी को अभी जस्ट बता चुके हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे में यहाँ पाएंगे, ये बताएंगे ये कैमूर जिला है और ये क्या है? रोहतास है, ठीक है, रोहतास। तो ये कैमूर और रोहतास में क्या होता है? कैमूर और रोहतास में पठार पाए जाते हैं। अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पे पठार पाए जाते हैं। ये जो पठार है ना, यहाँ भारत के, जब भारत वाला जो जितना भी भारत के भौतिक विभाजन जो पढ़ाए या भारत का पठार वाले जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने पहले ही बताया है, भारत के बीचों बीच में कौन सी पहाड़ी है, तो उसका नाम है विंध्याचल पहाड़ी। और ये इसी के क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पठार को बोलते हैं विंध्यंस की पठारे। क्या बोलते हैं? विंध्यंस की पठारे। तो इसी विंध्यंस की पठारे का कुछ भाग बिहार तक आता है, तो इसीलिए ये जो पठार हो जाता है इसको बोलते हैं विंध्यन पठार। क्या बोलते हैं? विंध्यन पठार बोलते हैं। विंध्यन पठार कौन कौन सा हो जाएगा? कैमूर और रोहतास का, ठीक है। कैमूर और रोहतास में ये डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री है, उन सब चीज़, उद्योग फैक्ट्री या कल कारखाने, उस सब चीज़ को अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बता देंगे, ठीक है। अभी मैप वाला चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये विंध्यंस पठार कौन से हो जाएगा? कैमूर और रोहतास में। उसके बाद यहाँ आएंगे तो गया हो जाएगा, उसके बाद जमुई हो जाएगा, ये शेखपुरा क्षेत्र हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में भी पठार पाए जाते हैं। यहाँ एक पहाड़ी पाई जाती है, खड़गपुर की पहाड़ी, गया साइड में बराबर की पहाड़ियाँ हो गया, या राजगीर की पहाड़ी होगी, छोटे बड़े यहाँ पहाड़ी पाए जाते हैं। खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो लगभग 453 मीटर है, यानी लगभग ये आपको लगभग 450 मीटर की ये ऊंचाई है। सेकंड आ जाएगा ऊंचा में बिहार में, उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए। पठार यहाँ पे देखना जरूरी है। पठार जो पाया जाता है ना, उस पठार का नाम है धारवाड़ की पठार है। ये धारवाड़ की जो भारत की पठारे है, उसी धारवाड़ पठार का ये भाग है यहाँ पर, इस धारवाड़ की पठार है। इस पठार को, ये किस युग की पठार है? अभी जो पहाड़ी बताएं ये टर्सरी युग का, ये पठार जो है कौन सी युग की है? तो याद रखिएगा आर्कियन युग की है। कौन सी युग की है? तो आर्कियन युग की पठारी है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये पीसीएस एग्जाम में ही पूछा हुआ है कि जो पठार है वो किस युग की है? तो आर्कियन युग की पठारी है। या इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार में निम्न में से कौन सा भौगोलिक स्थल जो है जो सबसे पुरानी है? तो जो आर्कियन युग की जो पठारी होती है ना, या आर्कियन युग की जो भी चीज़ होगा ना, पहाड़ पठार जो भी होगा, वो सबसे पुराना होता है। तो बिहार में सबसे पुरानी कहाँ से हो जाएगी? ये गया जमुई वाले क्षेत्र में पठारी जो हो जाएगी वो सबसे पुरानी, यानी आर्कियन युग की जो पठारे हैं सबसे पुरानी है। बाकी जो बिहार का जो भी क्षेत्र है वो क्या है? फील्ड है, मैदानी भाग है, क्योंकि बिहार के दक्षिण साइड में पठार वगैरह ज़्यादा है और उत्तर बिहार में पठार कम है। इसीलिए जो बिहार के उत्तर बिहार देखेंगे तो लगभग 68% जो है ये खेती करने योग्य भूमि है। और यहाँ देखेंगे तो 62% जो है
आपका हो जाएगा ये आपका उत्तर बिहार में, और 38% जो हो जाएगा ये दक्षिण बिहार में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेती योग्य भूमि हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ जो है उपजाऊ भूमि ज़्यादा पाई जाती है। अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पे जो मिट्टियाँ जो होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी खादर मिट्टी पाई जाती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है। इसीलिए यहाँ पे जो होते हैं ना खाद्यान्न फसल, यानी खाने वाले जैसे धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये आपका गन्ना वगैरह, ये सब चीज़ खाद्यान्न फसल जो होती है ज़्यादा होती है। और इस साइड में खाद्यान्न फसल होता है लेकिन ज़्यादातर यहाँ मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। मोटे अनाज जैसे ये सब्जी वगैरह या मोटे अनाज की उपज ज़्यादा दक्षिण बिहार में होती है, और खाद्यान्न फसलें ज़्यादा क्या होती है? उत्तर बिहार में होती है। बिहार में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है? तो याद रखिएगा चावल उपजाई जाती है। ठीक है, तो ये आज हम भौतिक विभाजन भी इसको समझ लिए। अब देखिए क्या है ना, ये आपको उसके बाद ये विस्तार वगैरह समझ लिए। अब क्या है कि जितने भी बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट वगैरह हैं, जैसे कि राजकीय जो भी हो जाएगा, राजकीय पशु अभी जस्ट बोले उस चीज़ को, या बिहार के विधानसभा में कितनी सीट है, जैसे लोकसभा में 40 सीट है, विधानसभा में 243 है, विधान परिषद में 75 है, और राज्यसभा में आपका 16 है। ये लोकसभा का सीट में 40 में से लगभग 6 होता है एससी के लिए रिजर्व है, 243 में से विधानसभा में से लगभग 39 जो होता है एससी के लिए, और 2 होता है एसटी के लिए रिजर्व रहता है। इन सब चीज़ों को एक पीडीएफ के माध्यम से अभी जस्ट थोड़ी देर में उसको कंप्लीट समझा दिया जाएगा। ये जो बिहार में मैप के माध्यम से जितना चीज़ समझाना था वो आप समझ गए। अब जो जितने भी ज़िला है उसको ध्यान रखना है आपको, जितने भी यहाँ बिहार के जो ज़िला है उसको अगर दिमाग में आपके है, मैप आपको दिमाग में फिट है तो समझिए। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको बिहार के कारखाने, ठीक है, जैसे मुंगेर वगैरह में सिगरेट का कारखाना हो जाएगा, सिगरेट का और बंदूक का, ठीक है, मुंगेर में है। उन सब चीज़ों को आप लखीसराय में आ जाइएगा तो ये चूड़ी वगैरह का है ना, ये औरंगाबाद में आ जाएगा तो कोयला वगैरह का है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का कारखाना वगैरह रोहतास में जैसे सीमेंट का है, उन सब चीज़ों को अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है। वो पीडीएफ में बताया जाएगा, पीडीएफ में फाइल में, क्योंकि ये बोर्ड के माध्यम से उतना समझा पाना, बार बार उसको मिटाइए समझाइए उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको ये इसीलिए इसको पहले इसलिए बता दिया गया क्योंकि बिहार का एक मोटा मोटी आप दिमाग में उसका मैप दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए एक और चीज़ पूछता है कोपेनहेगन के तहत बिहार की जलवायु कैसी है, तो CWG याद रखिएगा और AG, ठीक है, AW CWG और AG ये कोड है कोपेनहेगन का, याद रखिएगा। बस पूछता है कभी कभी CWG और AG, ये सिर्फ पूछ देगा कोपेनहेगन के तहत बिहार की जलवायु जो है कैसी है, तो CWG ऐसे पूछ देगा कि है कैसी बिहार की, तो ये बिहार की ये मानसून जो होता है ये आर्द्र हो जाएगा और ये शुष्क हो जाएगा। आर्द्र मतलब होता है नमी वाला, नमी क्यों हो जाएगी, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ जो ये क्षेत्र जो है उत्तर बिहार जो क्षेत्र है ये क्या है, यहाँ पे नदियाँ वगैरह ज़्यादा है, नदियाँ हिमालय से आती है तो नदियों की जो धार होती है बहुत तेज़ होती है, क्योंकि पहाड़ से आ रही है तो तेज़ होगा ही, तो यहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है, इसीलिए उत्तर बिहार को बाढ़ क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ से जो नदी आती है पठार से आती है, तो पठार से जो नदियाँ और काफ़ी दूरी तय करके आती है तो आते आते यहाँ पर बिहार में आते आते सुस्त हो जाती है, तो यहाँ पर आते आते धीरे हो जाती है, इसीलिए यहाँ नदियों का जो है फैलाव वगैरह ज़्यादा नहीं है, यहाँ बाढ़ वगैरह उत्तर दक्षिण बिहार में नहीं आती, इसीलिए इसको सुखाड़ क्षेत्र कहते हैं। यानी ये दक्षिण बिहार सूखा क्षेत्र और उत्तर बिहार बाढ़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखेंगे ये वर्षा वाला देखेंगे तो आपको ये जो भारत का जो मैप पड़े हुए हैं, भारत में वर्षा जो होती है भारत में सबसे पहले कहाँ आती है, तो जून के पहले सप्ताह में कहाँ से आती है, केरल से आती है, केरल से आती है। ये मोटा मोटी आप भारत का ये देखेंगे मैप को, ये मोटा मोटी हमारे प्यारा सा भारत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है नीचे में हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी, सबको पता है। हिंद महासागर से जब हवाएं उठती हैं तेज़ यहाँ से, तो ये सबसे पहले वर्षा कहाँ कराती है, ये केरल के मलाबार तट पर, ठीक है, केरल के मलाबार तट पर ये जैसे ऐसे हवा आ रही है, ये यही आकर मानसून हवाएं जो आती है यही वर्षा कराती है, ठीक है। मलाबार तट में आती है, ये भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में कराती है। सबसे पहले होता है केरल के मलाबार तट पर और सबसे लास्ट में आता है यह पंजाब में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होती है, जब यहाँ यही हवा जो ये बंगाल की खाड़ी में आती है, याद रखिएगा, जो केरल में जो आती है हवाई वो अरब सागर से आती है हवाई, या हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर से होते हुए यहाँ पे आके वर्षा कराती है। लेकिन जो बिहार में जो वर्षा कराती है ना वो बंगाल की खाड़ी से आती है। यहाँ पे एक पहाड़ी है, याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ी है, ये झारखंड में, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी है, और ये यहीं पे एक और पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तो राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ियों से जब ये वर्षा यहाँ आता है तो वर्षा क्या होता है कि इन सब क्षेत्रों में जब आता है तो यहाँ पर टकरा जाता है वर्षा, ठीक है। यह बादल यानी बादल आके यहाँ पर टकरा जाते हैं, बादल टकरा क्या होते हैं, ये बिहार की तरफ मुड़ जाते हैं। तो यानी पूछेगा बिहार में जो वर्षा होती है किस क्षेत्र से आती है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती है, वहीं से आके ये वर्षा कराती है, ठीक है। यहाँ पे तो जाहिर सी बात है अगर ये आ रही है तो अभी जस्ट बताएं कि ये जो बिहार है
है ना, बिहार आपका यहाँ पे बिहार है, तो यहाँ आकर टकरा रही है, तो यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा, यहाँ पे जिला है किशनगंज जिला। तो बिहार में पूछेगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये जो वर्षा जो यहाँ घूमते घूमते बहुत देर बाद यहाँ पर आती है गया में, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो गया में, याद रखिएगा। ये गर्म क्षेत्र भी गया होता है, ठंडा क्षेत्र भी गया ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा सबसे गर्म जिला तो गया, सबसे ठंडा जिला तो गया, और वर्षा सबसे लेट में आती है गया में, सबसे पहले आती है तो ये किशनगंज में, याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार में जो वर्षा होती है वो किस क्षेत्र से होती है, तो बंगाल की खाड़ी वाली मानसून हवाएं से होती है। ये अरब वाली, ये हिंद महासागर वाली मानसून हवाएं से नहीं, ये बंगाल की खाड़ी, कुछ देख सकते हैं यहाँ से आ रही है, ये आपका राजमहल की पहाड़ी से टकरा के घूम रहा है, बिहार की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्षा हो रही है। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, जिसको ये 3% कहा जाता है। लौटते हुए मानसून जब 18% जो वर्षा कराती है उससे होता है। एक पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है 3%। इन सब चीज़ को पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो वर्षा सिर्फ ये बताना मेन जरूरी क्या था कि आपको ये बंगाल की खाड़ी से आती है बिहार में वर्षा, और जो वर्षा होती है सबसे पहले किशनगंज में होती है। अगर मैंने बता देता कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो नहीं समझ आता। अभी देखिए मैप से बताया कि इधर से आ रही है, तो सबसे पहले किशनगंज में टकरा रही है कि नहीं, बारिश यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, बादल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है बादल यहाँ आ रहा है तो यहीं पे ना होगा। तो यहाँ पे अगर अभी आपको मैप अगर दिमाग में रहता कि ये बिहार का जो लास्ट में या पूर्व में जो जिला है कौन सा है, तो किशनगंज है, तो अभी तुरंत पकड़ लेते कि किशनगंज में वर्षा ज़्यादा हो गया। गया में सबसे कम क्यों हो रही है, क्योंकि गया में सबसे लेट से आ रही है। अब याद रखिएगा जो ऊपर में आएंगे तो उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर बिहार में लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और दक्षिण बिहार में 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका दोनों का एवरेज निकाला गया, औसतम वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर जो है औसतम वर्षा बिहार में होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो बिहार जो है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, किसी भी जगह का समुद्र तल से उसकी ऊंचाई नापा जाता है। तो ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ भी है। 173 फीट या 53 मीटर, याद रखिएगा, लगभग 53 मीटर या 173 फीट जो है बिहार क्या है, ये आपकी इसकी ऊंचाई है। एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि समुद्र से दूरी कितनी है बिहार का, तो याद रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आ जाएगा ये बंगाल की खाड़ी, आ जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ से समुद्र से दूरी बिहार की कितनी है, तो याद रखिएगा 200 किलोमीटर है बिहार की दूरी, समुद्र से दूरी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मैप के माध्यम से समझ लिए, अच्छे से समझ लिए। अब क्या करना है कि बाकी जितने भी बचे बिहार से या बिहार का जो इतिहास वगैरह बच गया, उन चीज़ों को PDF के माध्यम से अच्छे से अभी इसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी जस्ट हम लोग क्या किए, हम लोग बिहार से जितना भी मैप से रिलेटेड जो चीज़ था, जितना भी मैप से रिलेटेड जो था उसी चीज़ों को हम लोग समझा दिए, जिसमें भौतिक विभाजन, नदियाँ, मिट्टी वगैरह सब चीज़ समझा दिया। अभी क्या करना है कि जो नोट्स जो मेरे पास है, जो मेरे हाथ में जो नोट्स सब दिख रहे हैं, उस नोट्स में जितना कुछ भी दिया है उस चीज़ को, जैसे बोले कि राजकीय वगैरह जो भी होगा उस चीज़ को देख लिया जाएगा। तो नोट्स के माध्यम से अभी जस्ट मैं बोला हूँ कि PDF से उसको रिविजन करा दूंगा तुरंत। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखा है उसको मैं पढ़ते जा रहा हूँ। जैसे बौद्ध विहारों की उपस्थिति के कारण इसका नाम, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बौद्ध बिहार जो थे, बौद्ध भिक्षु जो थे वहीं पर बिहार में आके रहने लगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया बिहार, ठीक है। इसका विस्तार बता चुके हैं, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसको अभी जस्ट बता चुके हैं लोग, ठीक है। चलिए तो अभी मैंने जैसे कि मैंने बोला था कि PDF के माध्यम से बाकी जितने भी बिहार के जो बच रहे उसको समझा दिया जाएगा। मैप से जितना हो सका था उसको मैंने समझा दिया, मैप से नदी मिट्टी वगैरह सब चीज़ को कंप्लीट कर दिया गया। अभी जो है कि इसमें जो मेरे हाथ में जो आप नोट्स देख रहे हैं, इस नोट्स में जितना कुछ भी लिखा हुआ है उस चीज़ को अभी जस्ट हम लोग 10 से 15 मिनट के वीडियो में, 10 से 15 मिनट में उसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस तरह क्या होगा कि बिहार का जितना भी है उसका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ कि बौद्ध बिहार का नाम, जो बौद्ध बिहार जो है इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, तो बौद्ध जो भिक्षु थे ये बिहार में आके रुकने लगे, यहीं पर रहने लगे, इसी कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ विस्तार लिखा हुआ है, तो विस्तार अभी जस्ट बताएं कि 20 ये यहाँ पे देखेंगे तो विस्तार कितना से कितना तक था, तो 24-20-10 से लेकर 24-20-10 से लेकर 27-31-15 तक, इधर 83-19-50 से लेकर 88-17-40 तक था, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है कि यहाँ पे ये बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। क्यों मनाया जाता है, तो 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, बिहार से अलग एक प्रांत जो बंगाल बन गया था, जो कि 1 अप्रैल 1912 को लागू हो गया था। तो चूंकि 22 मार्च को ये चीज़ ये पारित हो चुकी थी, इसीलिए जो बिहार दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये बिहार का जो हाई कोर्ट कब बना था, हाई कोर्ट 13 में बना और 16 में, यानी 1913 में बना और 1916 में ये सुचारू रूप से चालू हो गया। 1913 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आएंगे तो ये क्षेत्रफल बता चुके हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो बिहार से बंगाल अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 को, उसके बाद उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को, और झारखंड
15 नवंबर 2000 को झारखंड ये अलग हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल बता चुके 94,163 किलोमीटर और 2.86% के हिसाब से। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 13वां राज्य है और जनसंख्या के आधार पर भारत का 3रा राज्य है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और ये अभी पूरब से पश्चिम जस्ट बताया 483 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 173 फीट या 53 मीटर, अभी जस्ट बताया है। और उसके बाद देखेंगे तो क्या है, ये सीमावर्ती राज्य जो है कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल। उसके बाद ये नेपाल राज्य नहीं, नेपाल तो पड़ोसी देश हो जाएगा, ये आपका ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, सीमावर्ती राज्य हो जाएगा। प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल 9 है। आपको कमिश्नरी मालूम है कि कमिश्नरी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अनुमंडल कितना 101 हो जाएगा। प्रखंड कितना हो जाएगा, तो 534 हो जाएगा। जिला 38 हो जाएगा। जिला कितने हैं, 38 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। पुलिस जिला कितना है, पुलिस जिलों की संख्या 44 है। कितना है, 4 पुलिस जिला की संख्या। रेल जिला कितना है, 42 है। याद रखिए, पुलिस जिला 44, रेल जिला 42, याद रखिए। ठीक है, रेल जिला 42 है, पुलिस जिला जो है 44 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो बिहार में गांव कितना है, तो 45,103 कितना है, 45,103 गांव है बिहार में। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में सीट कितना है, तो अभी बताया, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243, विधान परिषद में कितना है, ये विधान परिषद में 75 और SC ST का सबका सीट बता चुके हैं। उसके बाद आप आएंगे तो बिहार में क्या है, राजकीय वगैरह जो देखना है, तो राजकीय क्या होता है, भाषा क्या है बिहार की, राजकीय भाषा पहली भाषा है हिंदी, दूसरी भाषा है उर्दू। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, भाषा दूसरी। पशु क्या है, बैल है। उसके बाद पक्षी गौरैया, पशु बैल, पक्षी गौरैया। मछली आ जाएगा मांगुर। उसके बाद क्या, मछली आ जाएगा मांगुर। फूल हो जाएगा गेंदा, फूल हो जाएगा आपका गेंदा हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय ये डॉल्फिन जो है, जो डॉल्फिन जीव अभयारण्य कहाँ है, याद रखिएगा, डॉल्फिन जीव अभयारण्य जो है ये भागलपुर में, और रिसर्च सेंटर डॉल्फिन का जो है पटना में। इसमें दोनों में अंतर याद रखिएगा। डॉल्फिन जो गंगा की जो डॉल्फिन है उसकी क्या होती है, आँख नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। पटना की जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन है उसकी आँख नहीं होती है। और ऐसे याद रखिएगा, जो डॉल्फिन जो होता है, मात्र 4 ऐसी नदियाँ हैं जिसमें डॉल्फिन पाया जाता है। कौन कौन सी नदी है, तो अमेजन नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी और ये उसके बाद से यांगसी नदी जो चीन का है उसमें पाया जाता है। 4 ऐसी नदियाँ हैं जिसमें क्या होता पाया जाता है, ये डॉल्फिन पाई जाती है। औसतम वर्षा बता चुके 125 सेंटीमीटर बिहार की औसतम वर्षा है। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो बिहार की ये जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के औसत घनत्व कितना है, तो औसत घनत्व जो है 11 से 6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर में 11 से 6 लोग रहते हैं। और सबसे अधिक घनत्व किसका है, यहाँ सीवान का सबसे अधिक घनत्व क्या है, ये शिवहर का, शिवहर बोल रहे हैं, शिवहर का जो है सबसे अधिक घनत्व है। चूँकि सबसे छोटा जिला अभी बताते हैं कि सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला होने के साथ साथ यहाँ लोग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो जनसंख्या घनत्व है यानी डेंसिटी जो घनत्व वगैरह है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। उसके बाद आएंगे तो ये शिवहर हो जाएगा सबसे ज़्यादा घनत्व। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगा पटना। ठीक है, कौन आ जाएगा, सेकंड नंबर पटना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो सीमेंट उद्योग। अभी बताएं कि सीमेंट उद्योग जो कर रहा है कितना है, ये कहाँ है, तो रोहतास में। कहाँ पे है, सीमेंट जो उद्योग है वो रोहतास में है। ठीक है, उसके बाद में ये उसको सीमेंट और डेयरी उद्योग जो होता है कहाँ पे, ये आपका डेयरी उद्योग जो है मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर का डेयरी देखते हैं कि पटना डेयरी लिखा रहता है, मुजफ्फरपुर डेयरी लिखा रहता है सुधा का, ये। ठीक है, उसको बंदूक वगैरह कारखाना अभी बताया मुंगेर में, सिगरेट में है बंदूक कारखाना कहाँ है। मिट्टी देखेंगे, उसके बताएंगे तो नीचे में आएंगे मिट्टी का। मिट्टी बताएं कि तराई मिट्टी पाई जाती है, बालू बलसुदरी मिट्टी पाई जाती है, खादर और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, उसी चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। बांगर मिट्टी, ये बलथर मिट्टी, सारी चीज़ों को बता चुके हैं। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये बिहार में पंचायत कितनी है, तो 8,406 पंचायत है बिहार में, याद रखिएगा। शहर कितना है, तो 130 शहर है बिहार में, 130 शहर। नगर निगम कितनी है, तो 13 नगर निगम है बिहार में, याद रखिए। नगर निगम 13 कितना है, 13 है। ठीक है, कितना नगर निगम है, 13 नगर निगम है। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो बिहार में महानगर कौन है, तो बिहार में एकमात्र महानगर है जो पटना है। यही पटना जो है, पटना महानगर है, याद रखिएगा। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अभी बताए थे सोमेश्वर जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी है सोमेश्वर पहाड़ी की, और 8 से 74 मीटर है ये सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई, जो टर्सरी युग की है। इस सब चीज़ को क्लियर कर चुका है। ठीक है, बिहार में ये पार्क वगैरह जो है, राष्ट्रीय राजीव गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो बिहार स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बिहार में राज्यपाल कौन सा बना था, राज्यपाल जो बने थे ये जो जयराम दास दौलत राम जी, वो क्या बने थे, राज्यपाल बने थे। मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो श्री कृष्णा सिंह, सबको पता है। और उस समय के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, रामदयालु सिंह। रामदयालु स्टेशन भी है मुजफ्फरपुर के जस्ट आगे बढ़िएगा, हाजीपुर की तरफ जाइएगा तो रामदयालु स्टेशन आपको मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में कौन कौन है राज्यपाल, तो राज्यपाल है फागू चौहान। उसके बाद से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ये विजय कुमार सिंह जी है, विजय कुमार जी सिन्हा जी है। उसमें राजनीति में देखेंगे तो किसको कितना सीट मिला, जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, तो सबसे ज़्यादा सीट मिली थी
राजद को 75 सीटें, उसके बाद बीजेपी को 74 सीटें, उसके बाद जदयू को 43 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे कम सीटें देखेंगे तो किसको मिली थी, बसपा को 1 सीट, लोजपा को 1 सीट। लोजपा को सबसे कम सीट देखेंगे क्योंकि लोजपा हर जगह अपना कैंडिडेट को उतारी थी, लेकिन मात्र 1 सीट को ले पाई ये इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में। अभी जो बताएं कि बिहार के जो कोपेनहेगन का अनुसार बिहार की जो होती है जलवायु का कोड जो होता है CWG और AW होता है बिहार की, क्या होता है ये कोपेनहेगन के द्वारा ये कोड दिया गया है ये बिहार के मौसम का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया आपका। चट्टान वगैरह देखें तो धारवाड़ की चट्टानें या RKNU की चट्टानें, गया वगैरह जमुई में, यहाँ गया नवादा जमुई या ये आपका ये शेखपुरा ये राजगीर वगैरह क्षेत्र में जो चट्टान पाई जाती है RKNU की या RKNU या धरवान चट्टानें थी। यहाँ पे देखते हैं कैमूर और रोहतास में तो विध्वंस चट्टानें थी। इन सब चीज़ को डिटेल में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे है ना, उसके बाद आगे निकलेंगे तो उसके बाद देखेंगे नदियाँ वगैरह से बता चुके हैं। जैसे गंगा नदी है, हाँ गंगा नदी निकलती कहाँ से, तो गंगोत्री नदी। उसको गंडक कहाँ निकलती है, तो मानक बोट तिब्बत से निकलती है, तिब्बत यानी वो नेपाल से आती है, ठीक है, नेपाल से। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से आती है। बूढ़ी गंडक याद रखिएगा, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, वहीं से आती है बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक। उसको सरयू या घाघरा नदी, सरयू जिसको उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, घाघरा बिहार में बोलते हैं। अभी घाघरा नदी बताएं, ये नामपा नेपाल से निकलता है, ठीक है, नामपा नेपाल से निकलता है। बागमती जो है महाभारत श्रेणी से निकलता है। उसके बाद कमला नदी जो है, कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलता है। और महानंदा जो है वो भी क्या निकलता है, महाभारत श्रेणी से ही निकलता है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से, पुनपुन छत्तीसगढ़ की पहाड़ी से, करमनासा जो है विंध्याचल की पहाड़ी से, और फाल्गु जो नदी है छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। उसके बाद जलप्रपात देखेंगे बिहार का, तो काकोलत जलप्रपात जो है कहाँ है, तो नवादा। याद रखिए काकोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। दुर्गावती जलप्रपात जो कहाँ है, कैमूर में। दुर्गावती, कैमूर, काकोलत, नवादा। जुआउर खंडा का छोटा जलप्रपात कहाँ है, यानी कि फुलवरिया नदी पर है। जुआउर खंड ये छोटा जलप्रपात है, सबसे छोटा जलप्रपात है, ये कहाँ है, तो फुलवरिया नदी पे है। राजगीर में कौन कौन सा कुंड है, देखिए जितना भी कुंड आएगा ना, जैसे ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मकदुम कुंड ना, गामुख कुंड, ये सब जितने भी कुंड आएंगे ना वो सब चल जाएगा राजगीर में। लेकिन राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ये राम लक्ष्मण सीता जी आएंगे तो ये चल जाएगा आपका मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सब जो जितना भी आएगा ये सब जो होगा ये सब कहाँ चल जाएगा, मुंगेर में। बाकी जितने भी कुंड होंगे वो कहाँ चल जाएगा, आपको राजगीर में, ठीक है। सर्वाधिक गर्म कुंड कहाँ है, तो सर्वाधिक गर्म कुंड जो है ब्रह्म कुंड कहाँ हो जाएगा, तो राजगीर में। 87 डिग्री सेल्सियस उसकी टेम्परेचर पहुँच जाती है, सबसे गर्म वही होता है। झील देखेंगे तो बिहार के झील देखेंगे तो झील में देखेंगे तो कांवर झील जो है कहाँ की है, बेगूसराय। कांवर झील को रामसर स्थल भी बनाया गया, इस करंट अफेयर में देखेंगे 39वां रामसर स्थल किसको बनाया गया, तो कांवर झील को जो बेगूसराय का, ठीक है, 39वां। अभी तक कितने रामसर स्थल भारत में मिल चुके हैं, तो 49 जो इस बार जो 48-49 मिला है, 48वां यूपी और 49वां ये गुजरात का मिला हुआ है, ये रामसर स्थल उस सब चीज़ों को पढ़ा चुके हैं। बिहार में जो कांवर झील है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया, 39वां रामसर स्थल बिहार का है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। कुशेश्वर जो है दरभंगा, कुशेश्वर और गोगीबिल याद रखिएगा, कुशेश्वर और गोगीबिल जो है कहाँ की है, दरभंगा की है। सिमरी बख्तियारपुर झील है तो सहरसा का हो जाएगा, और अब ब्रह्मपुरा जो है मुजफ्फरपुर का झील हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद आएंगे तो उसके बाद देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो बिहार का जो वन्यजीव बिहार है, वन्यजीव बिहार को देख लेंगे। बाकी सारी चीज़ को हम लोग यहाँ देख चुके हैं लोग। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट वगैरह है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो है जैसे मखाना, मधुबनी दरभंगा में फेमस है। मखाना जो है कहाँ की फेमस है, मधुबनी और दरभंगा में फेमस होती है मखाना। उसके बाद देखें बिहार देश का सबसे बड़ा लीची उत्पादक है। बिहार जो है लीची उत्पादक में सबसे 1 नंबर पे है। अब उसके बाद आएंगे तो नहर कौन सी है, तो नहर जैसे बताएं त्रिवेणी नहर है, कोसी नहर है, ये तिरहुत नहर है, सारण नहर है, ये सब नहर है बिहार में। ये सब कहाँ है, तो ये गंडक पर बनी हुई नहर है, ठीक है। एक नहर जो है राजपुर नहर जो कोसी नदी पर बनी है, बाकी सारी नहरें जो है ये गंडक पर बनी हुई है। जो यहाँ पे एक डैम है उसका नाम है भैंसा लोटल डैम, कहाँ पे ये गंडक नदी पे ही बना हुआ है, बगहा साइड में है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ वन्यजीव बिहार को देखेंगे तो वन्यजीव बिहार में देखेंगे तो भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर में। भीम बांध मुंगेर में। राजीव गांधी जैविक उद्यान पटना में, सबको पता है, ठीक है। सरैयामन कहाँ हो जाएगा, तो ये बेतिया में सरैयामन, आपको सबको पता है, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो अभी बताए हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है अभ्यारण्य जो हो जाएगा भागलपुर में, और रिसर्च सेंटर हो जाएगा पटना में।
पक्षी बक्सर पक्षी बिहार, बक्सर में होगा। वाल्मीकि नगर पशु, तो वाल्मीकि नगर अपना ये पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में है, ठीक है। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध हो जाएगा तो गया में, जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध आ जाएगा तो बोध गया ही चल जाएगा। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, तो गया में। कुशेश्वर कहाँ है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कुशेश्वर दरभंगा में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में। प्रवासी पक्षी के लिए ये इसका आश्रय देता है, यही इसीलिए कांवर झील को जो है रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। गोगा बिल कहाँ है, तो कटिहार में। नागी नकटी पक्षी बिहार, ये नागी नकटी भी काफ़ी ये चर्चा में रहा, तो कहाँ की है, जमुई की है, ठीक है। जमुई में सोना वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलता है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा सहीमान पक्षी भोजपुर में। और बडेला सलीम अली जुब्बा कहाँ है, तो वैशाली में। बडेला सलीम अली जुब्बा कहाँ है, तो वैशाली में, याद रखिएगा, ठीक है। तो बिहार से जितना भी हमको लग रहा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट वगैरह थे उस चीज़ों को देख लिए। एक और चीज़ आप देख सकते हैं, बिहार के केंद्रीय जो विद्यालय है, कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय, याद रखिएगा। तो केंद्रीय विद्यालय देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ मोतिहारी में देखेंगे एक है, मोतिहारी के बाद यहाँ पे आएंगे एक समस्तीपुर में, समस्तीपुर यहाँ पटना में एक है, और पटना के बाद यहाँ एक गया में है। 4 जो है महाविद्यालय जो है ये सेंट्रल महाविद्यालय बिहार में है, याद रखिएगा। महाविद्यालय सेंट्रल महाविद्यालय कितने हैं बिहार में, 4 सेंट्रल महाविद्यालय हैं बिहार में, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग देख लिए। अब जो स्पीडी वगैरह में जो बिहार से दिया हुआ है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। स्पीडी में बिहार का एक बार स्पीडी को लाते हैं, ठीक है। स्पीडी को देख लेते हैं, बिहार की स्पीडी में क्या दिया हुआ है। तो बिहार के स्पीडी में सामान्य परिचय दिया, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। सामान्य परिचय में प्रतीक दिया हुआ है, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है, तो बोधि वृक्ष, याद रखिएगा। पशु बैल बताएं, पक्षी गौरैया, पुष्प गेंदा, वृक्ष जो है पीपल है, मछली जो है देसी मांगूर है। खेल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल तो कबड्डी, याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल। भाषा अभी हिंदी और उर्दू दोनों बताए हैं। तृतीय भाषा याद रखिएगा, सेकंड तो उर्दू हो जाएगा, तृतीय मैथिली हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत याद रखिएगा मेरे भारत के कंठहार, याद रखिए मेरे भारत के कंठहार राज्य गीत है, राजकीय गीत बिहार का राज्य गीत जो है मेरे भारत के कंठहार। और राज्य प्रार्थना कौन है, तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ठीक है। मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ठीक है। आकृति कैसी है, ये बिहार की तो आयताकार है, याद रखिएगा आयताकार। देख सकते हैं कि ऐसे बिहार की जो है आकृति ऐसे आपको देख रहा है कि ऐसे आयताकार है, ठीक है ना। बिहार की आकृति कैसी है, तो आयताकार है, याद रखिएगा। उसके बाद क्षेत्रफल बताएं कि ये क्षेत्रफल कितना है। शहरी क्षेत्र, उसके बाद शहरी क्षेत्र लगभग आपको 1000 अभी बताएं कि ये 54,163 में लगभग 1095 वर्ग किलोमीटर सिर्फ शहर है, यानी कि लगभग 1-2% शहर है, बाकी 98% जो है गाँव है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई इसको बता दिया है 173 फीट। दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। अक्षांशीय दूरी देशांतीय दूरी बता चुका है। लंबाई इसको बता चुके हैं। जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। कैसी है बिहार की जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जमुई, याद रखिएगा जमुई है, ठीक है। तापमान अभी बताएं कि तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, गया के। सबसे कम तापमान गया के ही रहता है, ठीक है। ठंडा जिला, गर्म जिला ये गया। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वाला जिला ये औरंगाबाद होता है सबसे कम जिला। ये औरंगाबाद और गया में सबसे कम वर्षा होती है, और किशनगंज और अररिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठंडा और गर्म ये गया ही होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को बता चुके हैं। सीमा वाला बता चुके हैं कि सीमा कौन कौन सा सीमा लगा हुआ है। सीमा में राज्य पूछेगा तो ये तीनों राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ये पश्चिम बंगाल। और एक होता है ये क्या होता है, आपको उत्तर प्रदेश से कितना जिला लगा हुआ है, तो याद रखिएगा 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। कौन कौन सा जिला, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण। यहाँ आ जाएंगे आपका रोहतास, ये उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। उसके बाद रोहतास के बाद देखेंगे कैमूर के बाद बक्सर के बाद देखेंगे तो बक्सर के बाद दिया हुआ है भोजपुर, यानी कि ये भोजपुर भी थोड़ा सा सटा हुआ है, यहाँ से आएगा तो ये भोजपुर यहाँ सटा हुआ है थोड़ा सा, ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश से भोजपुर सटा हुआ है। ऐसे अगर यहाँ आता है तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये भोजपुर थोड़ा सा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। भोजपुर के बाद आ जाएगा तो भोजपुर आपका आ जाएगा। उसके बाद ये सारण, सिवान, गोपालगंज और ये पश्चिमी चंपारण, ये सारे जिले जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। यूपी से कितना सटा हुआ है, तो 8, बस इतना याद रखिएगा। यूपी से 8, ठीक है। यूपी से कितने जिला है, तो 8 है। उसको पश्चिम बंगाल से 3 जिला है। कौन कौन सा है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये चल जाएगा सब, ये आपको कहाँ आ जाएगा, झारखंड में। ये 3 जिला है जो वेस्ट बंगाल से 3 जिला सटे हुए, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल से कितने जिला सटा हुआ है, तो 3 जिला सटा हुआ है वेस्ट बंगाल से, याद रखिएगा। उसके बाद आएंगे जो झारखंड से कितना जिला सटा हुआ है, तो 8 जिला। कौन कौन से हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा भागलपुर, बांका आ जाएगा, बांका, जमुई के बाद जमुई का नवादा के बाद गया, औरंगाबाद के बाद रोहतास और कैमूर भी है। कैमूर भी थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा किससे सटा हुआ है, झारखंड से सटा हुआ है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि झारखंड से भी कितना जिला सटे हुआ है, तो 8 जिले याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ये पहले ही बता चुके हैं कितना, ये रोहतास और कैमूर जो ये पूछ देता है कि कौन से जिला है जो आपको ये उत्तर प्रदेश और ये झारखंड से सटा हुआ है। तो याद रखिएगा, अभी जस्ट बताया था कि रोहतास भी, उसके साथ एक और ऐड कर लीजिएगा। कैमूर और रोहतास दोनों जिला है
जो क्या है झारखंड और ये उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो पटना से कौन कितने जिला जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा 9 जिला है जो पटना से जुड़ा हुआ है। नाम है इसका, 9 का नाम याद कर लिए, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर जिला जो है ये सब जिला है। यानी पटना से याद रखिएगा सिर्फ 9 जिला, याद बस इतना याद रखिए, पटना से 9 जिला जो है जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद से सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण, उसको सबसे दक्षिणी जिला है गया, याद रखिएगा, देख रहे हैं कि ये सबसे नीचे में निकला हुआ है गया, उसको थोड़ा सा निकाल भी दिए हैं, गया है। उसको सबसे पश्चिम आ जाएगा तो कैमूर आ जाएगा, कैमूर देख सकते हैं यहाँ सबसे बाहर में है, कैमूर जिला है पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद से सबसे पूरब में चल जाइएगा तो किशनगंज है, देख सकते हैं किशनगंज सबसे बाहर निकला हुआ है, किशनगंज इसे ये जिला पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसको सीमा हो गया। उसके बाद आएंगे तो उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बिहार में परिवहन देखेंगे, बिहार के परिवहन भी देखना जरूरी है। बिहार में कौन कौन सा है तो देखेंगे, बिहार की सड़कों की लंबाई देखेंगे तो सड़क की लंबाई देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि 20,049 किलोमीटर है बस। ये जानिए बिहार में राजमार्गों की कुल संख्या 58 है। बिहार में राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जो है कितना है, नेशनल हाईवे 58 है, ये याद रखिए कितना है, यानी नेशनल हाईवे कितना है 58 है। उसमें भी नेशनल हाईवे सबसे लंबी नेशनल हाईवे क्या है 31 है नेशनल हाईवे, और सबसे छोटी कौन सी है तो 727 जो है, 727 जो है तो सबसे छोटी नेशनल हाईवे है। सबसे लंबी नेशनल हाईवे 31 नेशनल हाईवे, इसकी लंबाई कितनी है तो 404 किलोमीटर, और 727 जो है नेशनल हाईवे इसकी लंबाई कितनी है तो लगभग 4.2 यानी 4 किलोमीटर है। ये है 404 किलोमीटर, लगभग 404 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो NH-31 जो है सबसे लंबी है बिहार में, और NH-727 जो है सबसे छोटी होती है, बस इतना समझ लीजिए। बाकी जो वन रिपोर्ट जो बिहार इस बार 2021 को वन रिपोर्ट आया है उसके अनुसार बिहार में वन क्षेत्र कितना है तो याद रखिएगा 784, याद रखिए 7-8, इसको तो डाटा याद करना एकदम जरूरी है, 784 है, ठीक है। कुल वन आवरण जो है कुल वन आवरण कितना है, वनों के प्रकार कितने हैं तो 8 और 2 प्रकार के वन होते हैं। एक और चीज़ दे देता है ये आपको, सघन वन, घने वन और मध्यम घने वन। तो सघन वन में आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, या मध्यम घने वन में सब में पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, खुले वन में आ जाएगा कैमूर वगैरह चल जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है तो कैमूर, याद रखिएगा कैमूर में सर्वाधिक वन है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम हो जाएगा कहाँ तो बांका में, सबसे कम वाला सर्वाधिक वाला कैमूर हो जाएगा। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा, न्यूनतम वन किस्म कहाँ है तो शेखपुरा में। न्यूनतम वन परसेंटेज के शब्द देखेंगे तो ये सर्वाधिक परसेंटेज के शब्द में कैमूर है, और सर्वाधिक दोनों की तरफ से ये कैमूर या सबसे कम है कहाँ है शेखपुरा में, सबसे कम कहाँ है शेखपुरा में। और ये आपको वृद्धि में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है ये बांका में, ठीक है। बांका में बाकी था तो इसीलिए वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ वनों की, सबसे कम वृद्धि हुई है तो कैमूर में, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम वृद्धि कैमूर में हुई है, ठीक है। और अति सघन वन या मध्यम सघन वन पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण चल जाएगा। खुले वन पूछेगा तो खुले वन आ जाएगा, यहाँ कैमूर साइड में खुले वन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो ये विधानमंडल वाला बता दिए किसको कितना सीटों मिला वगैरह, इस सब चीज़ को समझा दिया, अनुमंडल बता दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद आया जाएगा तो बिहार में ये बिहार विविध से थोड़ा सा देख लीजिए, बिहार विविध में क्या क्या है यहाँ एक देख लीजिए। राज्य में शिक्षा क्या है, शिक्षा का मतलब शिक्षा में क्या क्या केंद्र, अभी बोले केंद्र विश्वविद्यालय जो सेंट्रल ये महाविद्यालय जो है कितनी 4 है उसको बता चुके हैं कहाँ कहाँ है। इधर देखेंगे उत्तर बिहार में आएंगे तो मोतिहारी और समस्तीपुर में, दक्षिण बिहार में पटना और गया में है। उसको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय जो इंटरनेशनल लेवल पर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 33 है। विश्वविद्यालय कितना है तो 33, याद रखिएगा विश्वविद्यालय बिहार में 33 है। उसके बाद देखिए निजी विश्वविद्यालय कितना है तो निजी है 4 विश्वविद्यालय, याद रखिएगा निजी विश्वविद्यालय 4 है। महाविद्यालय यानी कॉलेज कितना है बिहार में तो 879, 879 यानी 879, याद रखिएगा 879 है, 879 कितना है ये बिहार में यानी कॉलेज वगैरह बिहार में 879 कॉलेज है बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रिसर्च संस्थान कितना है तो रिसर्च संस्थान 15 है, 15 रिसर्च संस्थान है, याद रखिएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है तो 54, 54 रिसर्च के लिए 15 है, 15 क्या है रिसर्च के लिए, और पॉलिटेक्निक के लिए 54 कॉलेज है बिहार में। इंजीनियरिंग के लिए 36 है, और पॉलिटेक्निक के लिए 54, पॉलिटेक्निक के लिए 54 हो जाएगा पॉलिटेक्निक, और इंजीनियरिंग के लिए कितना 36 हो जाएगा, और आपको रिसर्च हो जाएगा, रिसर्च के लिए 15 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा कॉलेज कितना है तो 889 है, 4 कितना है तो सेंट्रल कॉलेज है, ठीक है, सेंट्रल कॉलेज है। 33 कितना है तो 33 वगैरह ये हमारे ये महाविद्यालय हैं, ये मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह है। उसके बाद 8, उसके बाद क्या था ये ना, ये 8 तो ये जिला ये सटे हुए थे यूपी से, ठीक है। इस सब चीज़ों को हम लोग देख लिए, ठीक है।
उसके बाद आएंगे और विविध देख लेना, विविध में क्या क्या है, विविध एक बार रिवीजन दे देते, उसको देख लीजिए, ठीक है ना। नदियाँ वगैरह विविध में दिया है कि बिहार की नदियाँ कौन सी है, तो गंगा नदी है, घाघरा, कमला, करम, नासा, सरयू, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी और गंडक नदी, सारी चीज़ें देख सकेंगे। बिहार का कोसी नदी का है, तो ये अपना मार्ग बदलते रहती है। झील कौन सी है, तो अभी बताएं कि जो कैमूर की कुशेश्वर झील है, गोगीबिल झील है, ये गोगीबिल झील और बरीला झील, ये सब झील है। जलप्रपात कौन है, तो काकोलत, दुर्गावती, काकोलत जलप्रपात, ये पूछा हुआ अभी क्वेश्चन याद रखिए। काकोलत जलप्रपात और दुर्गावती जलप्रपात, सुखहलरी जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, तमासीन याद रखिए, तमासीन जलप्रपात, और ये धुआंकुंड जलप्रपात भी बिहार का ही है, याद रखिए। प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो धान बताया था, चावल सबसे ज़्यादा होता है, उसको धान, गेहूँ, मक्का, जौ आदि बिहार की है। नकदी फसल में कौन से, गन्ना, तंबाकू, पटसन आदि जो है बिहार में। जूट वगैरह बिहार में पाया जाता है। जूट लगभग बिहार में लगभग ये पूरे भारत का 10% शायद जूट बिहार में उत्पादन किया जाता है, 8 से 10% बिहार में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो ये बिहार की नृत्य कौन सी की है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। लोक नृत्य कौन सा, झूमर, झिरिया, झरू, जुगड़िया, खेलड़िया, पवंडिया। लोक नाट्य कौन सा है, तो डोमकच और विदेशिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। डोमकच और विदेशिया कहाँ की नाट्य है, लोक नाट्य, तो बिहार की है। जाट जाटिन भी यही के हैं ना। कतरनिया और समा चकेवा ये यही बिहार की है। चित्रकला कौन कौन सी है, तो मधुबनी चित्रकला है, याद रखिए मधुबनी चित्रकला, मधुबली है, मंजूषा है, जदुपिया है, थांका चित्रकला और झांसी चित्रकला जो बिहार की फेमस है। पर्यटन स्थल कौन सा है, बोध गया है, राजगीर हो गया, राजगीर बोध गया, नालंदा में वैशाली, सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम, वैशाली वगैरह इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, ये पर्यटन स्थल बिहार का है, ठीक है। महापर्व कौन सी है बिहार का, याद रखिए कि छठ जो है बिहार का महापर्व है। शोक नदी, कोसी, मेधा दिवस, जो मेधा दिवस राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वोच्च ऊंची जो है सोमेश्वर की पहाड़ी 874 मीटर अभी बताया है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। मेडिकल कॉलेज पटना 1925 में बना था, ठीक है। सदाकत आश्रम 1921 में किसने बनाया था, ये आपको ये कांग्रेस नेता जो सदाकत अभी जो यहाँ पे इफ्तार पार्टी हुआ था, है ना, मौलाना मजरुल हक, ठीक है, सदाकत आश्रम। उसके बाद देखेंगे तो बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग ये 350 लाख है, 2019 तक का ये रिकॉर्ड है, ठीक है। उस सब जानने की जरूरत नहीं है। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 से हुआ, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो ये बाकी सब जो है बिहार का चुनाव वगैरह सब देख चुके हैं, ठीक है। बिहार का चुनाव देख लिए तो हम लोग कौन क्या है इसको भी देख चुके हैं लोग कि समय उतना ज़्यादा देखने की, लोकसभा का चुनाव है और बाकी सब वगैरह करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर को हम लोग पहले से ही करंट ये कंप्लीट कर चुके हैं लोग, ठीक है। तो इसको तो यानी बिहार से जितना भी वगैरह है इस सब चीज़ को कंप्लीट कर दिया। अब जो है बिहार से क्या है, बिहार का इतिहास वगैरह बाकी है, बिहार के इतिहास वगैरह देखना है, ठीक है। बिहार क्या देखना है, इतिहास देखना है, बिहार के इतिहास के कैसे हैं, ठीक है। एक कंपनी और ये उद्योग खनिज वगैरह, उद्योग कंपनी वगैरह ये बच गया, ठीक है। उसको थोड़ा सा इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं कि बिहार में खनिज वगैरह कौन, याद रखिएगा पायराइट जो होती है, पायराइट कहाँ है, पायराइट याद रखिएगा रोहतास में, कहाँ होती है पायराइट, रोहतास में। चूना पत्थर रोहतास में, पायराइट और ये चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा नवादा, अभ्रक देने की वादा किया था लेकिन नहीं दिया, नवादा अभ्रक में। सोना कहाँ होता है, तो जमुई में, याद रखिएगा सोना जो होता है जमुई में। उसके बाद बक्साइट देखेंगे तो मुंगेर में, बक्साइट मुंगेर में, क्वार्टजाइट भी मुंगेर में, बक्साइट क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो भागलपुर में, चीनी मिट्टी भागलपुर में, ठीक है। सोरा बारूद वगैरह, बारूद बनाने के लिए जो सोरा है ये मुजफ्फरपुर, छपरा, सारण और मुजफ्फरपुर में, ये चंपारण वगैरह में पाया जाता है। मुजफ्फरपुर, चंपारण और इन क्षेत्रों में, मतलब ये मुजफ्फरपुर हो गया, छपरा हो गया, ये सिवान वगैरह, ये पश्चिमी चंपारण हो गया, इन सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, सोरा यानी बारूद बनाने के लिए पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ये याद रखिए यूरेनियम जो होता है गया में पाया जाता है, ठीक है। खनिज तेल मुंगेर और रोहतास में, खनिज तेल मुंगेर और रोहतास में, ठीक है, पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में, यानी कि चूना पत्थर, पायराइट, खनिज तेल और डोलोमाइट ये सब चीज़ रोहतास और कैमूर में पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी बिहार की कौन कौन सी है, बिहार की कंपनी वगैरह, बिहार की कहाँ कंपनियाँ हैं, तो 3 कंपनियाँ जो है केंद्र सरकार चला रही है, उसको याद रखिएगा। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, ये जो है कहाँ है, मोकामा में, कहाँ है, मोकामा, पटना में ही है मोकामा, यहाँ पे है पटना में, देखेंगे मोकामा, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में है। उर्वरक उद्योग जो है बरौनी में, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, ठीक है। यानी भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा में, थर्मल पावर बरौनी में और उसके बाद उर्वरक उद्योग जो है बरौनी में, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। बंदूक और सिगरेट का मुंगेर में, बंदूक और सिगरेट का मुंगेर में। जूट उद्योग कहाँ हो जाएगा, तो जूट बताएं कि जूट वगैरह क्षेत्र ये कटिहार वगैरह में, किशनगंज कटिहार क्षेत्र में जो दलदली क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। और जूट
चूँकि कटिहार जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, चूँकि पूरे भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है पश्चिम बंगाल, तो जो कटिहार है पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, इसीलिए बिहार में भी जो क्या है जूट का उत्पादन कहाँ होता है, ये कटिहार और पूर्णिया में। माचिस उद्योग भी पूर्णिया में है, ठीक है। पटाखा उद्योग देखेंगे तो पटाखा पटना में बहुत ज़्यादा सस्ता पटाखा मिलता है। एक बार मैंने अपने दोस्त का भी पटाखा वगैरह यहाँ से खरीदवाया था, समझ लीजिएगा 4-5 हज़ार रुपये लेके जाइएगा तो एक बुरा पटाखा आपको मिल जाएगा। मैंने खुद खरीदा हुआ वहाँ से, तो ये बहुत सस्ता मिलता है। यानी पटाखा उद्योग कहाँ है, पटना में, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार स्टेट स्कूटर कहाँ है, तो फतुआ भी पटना में ही है, पटना में याद रखिएगा। रेशम उद्योग कहाँ है, तो भागलपुर में, याद रखिएगा। रेशम उद्योग जो है भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। प्लाईवुड कारखाना, प्लाईवुड देखिएगा तो हाजीपुर में। पटना जाते समय आपको हाजीपुर वैशाली रास्ता में देखिएगा प्लाई के वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लाईवुड कारखाना कहाँ है, हाजीपुर में। कागज़ उद्योग है समस्तीपुर में। देखिए ताज्जुब की बात है, कागज़ उद्योग है समस्तीपुर में, लेकिन शिक्षा में ये जो शिक्षा का रिपोर्ट जब निकाला गया तो जो समस्तीपुर है सबसे अशिक्षित जो जिला है, सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला कौन सा है, रोहतास। और सबसे शिक्षा में पिछड़ा कौन है, ये आपको पूर्णिया भी है, पूर्णिया सबसे ज़्यादा पिछड़ा। और गांव जो है समस्तीपुर में बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है गांव ज़्यादा है, और शिक्षा में भी पीछे, और साथ साथ में गांव समस्तीपुर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खनन उद्योग देखेंगे तो खनन उद्योग औरंगाबाद में हो जाएगा, ठीक है। सिंदूर उद्योग देखेंगे तो लखीसराय, यानी कि सिंदूर क्या है, ₹1,00,000 का। यहाँ पे लखीसराय जैसे पता है, सिंदूर याद रखिएगा ₹1,00,000 का। चमड़ा जो है मोकामा में है, चमड़ा उद्योग मोकामा। डेयरी उद्योग जो है पटना, वही बताएं, पटना डेयरी के नाम से फेमस है, पटना डेयरी, मुजफ्फर डेयरी।